हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी लगभग कई महीने से चल रही है और इसी क्रम में आज हम लोग डीएलएड के प्रश्नों को देखेंगे। तो स्वागत है आप लोग का अपने टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। और आज से काउंटडाउन शुरू हो गया, 35 ही दिन बचे हैं साथियों। तो यह भी यहाँ ध्यान रखना है हम लोग को। बहुत शिक्षक साथियों का कॉमेंट आ रहा था भुगतान से संबंधित, तो अररिया ज़िले का भुगतान का एडवाइस जो है कल भेज दिया गया है स्थापना। तो आइए देखते हैं आज डीएलएड के अंतर्गत प्रश्नों के सेट को। कम ही समय है साथियों, तो हम लोग ऑप्शन को लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न, यह प्रैक्टिस सेट 5 है। कम ही समय है साथियों, तो इसकी तैयारी भी समय करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 76। शिक्षा की विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी हो जाएगा साथियों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। बाल्यावस्था के कितने चरण होते हैं? तो बाल्यावस्था के 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो ये आपका हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समाजीकरण एक स्थिर प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण एक शांत और अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण के साथ एकीकरण की प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है साथियों? तो पहला आपका जो होगा वो असत्य हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 79। समाजीकरण में सर्वाधिक सहायक कारक हैं शिक्षक, संस्कृति, स्वास्थ्य, माता पिता। तो सबसे ज़्यादा लगाव माता पिता से होता है और सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी साथियों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का। 79 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। समाज एक डैश समग्र है। क्या है? सरल है, जटिल है, ज़रूरत के अनुसार है, इनमें से कोई नहीं। तो समाज एक समग्र है तो क्या है? जटिलता से भरा हुआ है, सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 80 का। 80 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शिक्षा के उद्देश्य की प्रकृति देश के सापेक्ष होती है। शिक्षा बच्चों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षा को निरंतर प्रयोगशील रहना चाहिए, भी सही है, क्योंकि नए नए खोज के लिए प्रयोगशील, प्रयत्नशील रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा के व्यक्तिपरक और सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी है, ये गलत हो जाएगा साथियों आपका आंसर। तो 81 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। बच्चों के अनुभवों, अब तो कम ही समय रह गया। बीपीएससी ने फिर से डेट भी क्लियर कर दिया बीपीएससी ने कि परीक्षा तो 18 दिसंबर को ही होगी साथियों। और आज से काउंटडाउन शुरू है, 35वां दिन है। कोशिश किया जा रहा है कि 35 ही दिन है। तो सभी शिक्षक साथियों ससमय जरूर देखें, और जो भी पुराने वीडियो को प्रैक्टिस सेट को देखना है वो पहले से अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 82। बच्चों के अनुभव को विषयगत शिक्षण में समाहित करने का सही तरीका क्या है? उदाहरण शिक्षक प्रस्तुत करे, ये होना चाहिए। उदाहरण बच्चे प्रस्तुत करें, उदाहरण किसी दूसरे के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो अगर हमें सीखना है तो हमें ही प्रयोग करना होगा, तो इसके लिए जो है बच्चे अगर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वह बिल्कुल सही होगा और उसको भी समझने में आएगा। तो 82 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 82 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 83। वे शिक्षक छात्रों की पसंद होते हैं जो कड़ाई से पेश आते हैं, ये नहीं होगा। खूब गृह कार्य देते हैं, यह भी नहीं होगा। अपनी तरह से पढ़ाते, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आज की शिक्षा बाल केंद्रित है और जो सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। आप शिक्षक का गुण है विनोद प्रियता है, प्रसन्नचित्त है, तो हंसमुख व्यक्तित्व है, तो ये सारी चीज़ होना चाहिए साथियों। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 84। निम्नांकित में से कौन सा लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? तो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है, ये अच्छी बात है। लड़कियों के पहनावे पर बंदी से, ये तो असमानता को दर्शाता है।
लड़कियों के मोबाइल फ़ोन देखने पर रोक, यह भी असमानता को, लड़की को सभ्यता संस्कृति का वाहक बना, ये भी गलत है साथियों। तो आपका सही क्या हो जाएगा, लड़कियों और लड़कियों को एक साथ खेलने देना। अभी राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा ये को एजुकेशन चलाया गया है, स्वशैक्षिक को एजुकेशन शिक्षा है, जिसके अंतर्गत लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करना, जेंडर विभेदीकरण करना ही नहीं है। और यह हमारा चैप्टर भी है साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। कम ही समय रह गए हैं साथियों बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में, इसलिए पिछले 2 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाला था। आगे देखते हैं। नैतिकता बिना धर्म बालू की नींव पर खड़े मकान की भांति है। यदि धर्म नैतिकता से रहित है तो यह टनटनाते हुए घंटे के समय जो खाली शोर करता है, सिर खाता है। यह कथन किनका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। तो नैतिकता धर्म बिना बालू के, तो बिना धर्म के नैतिकता संभव नहीं है साथियों, इसलिए नैतिकता के साथ धर्म का जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 85 का? 85 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। हरिजन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो हरिजन शब्द का उपयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था, और इनकी रचना भी है हरिजन, जो वर्ष 1909 में लिखी गई थी साथियों। इन्होंने यंग इंडिया भी लिखा है, नवजीवन भी लिखा है, सत्य का प्रयोग भी लिखा है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो सबसे ज़्यादा आपको मूल्यवान क्या होगा साथियों? छात्रों का विश्वास। जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उस उद्देश्य में हमको निपुणता मिले, यही हमारा फीडबैक होगा। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो ये उपरोक्त सभी तो हो जाएगा साथियों, लेकिन सबसे अधिक अगर इसमें खोजेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। क्या रखता हो? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो 88 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 89। शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार से, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल सही। अंधविश्वास में कमी होती है, ये भी सही है। आर्थिक विकास दर बढ़ती है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 89 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 90। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। बिल्कुल सही है। समाजीकरण और व्यक्तिकरण, पहले व्यक्तिकरण होगा फिर आप समाज में जाए तो समाजीकरण। तो यह कथन किनका है साथियों? तो यह कथन मैकाइवर जी का है। किनका है? मैकाइवर जी का। और यह आंसर क्या हो जाएगा 90 का? 90 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने बाल मंदिर की स्थापना कर बाल केंद्रित शिक्षा को स्थापित करने का प्रयास किया था? तो यह जो है गिज्जू भाई बधिका, गिज्जू भाई होगा साथियों, जिनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में 1885 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने ही दक्षिणेश्वर बाल मंदिर अध्यापक मंदिर की स्थापना की थी। तो 1885 में इन्होंने 600 छात्र और 150 अध्यापक का भी इसमें व्यवस्था किया था साथियों। गिज्जू भाई की मृत्यु कब हो गई? तो गिज्जू भाई की मृत्यु जो है वह 1939 में हो गई। कब हो गई साथियों? 1939 में। इनका जीवन काल जो है 1885 से 1939 तक रहा। इन्होंने बच्चे को स्वतंत्रता दी पढ़ाई में कि आज पढ़ना है, नहीं सर खेलना है, तो खेलने के संबंधित जितना खेले उसके बाद इन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 93। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था साथियों। और ये बड़े फैमिली से थे। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 94। एच.बी. मुखर्जी ने किसके बारे में लिखा है? ये आधुनिक भारत के शैक्षणिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। तो ये आधुनिक भारत के, तो ये यहाँ हो जाएगा सबसे बड़ा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका 94 का आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो
देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने थे और कार्यकाल में ही इनका ऑफिस में ही मृत्यु हो गए थे साथियों। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों कि हिंद स्वराज की रचना उन्होंने वर्ष 1909 में की। 21 वर्षों के बाद जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो उसको जनवरी 1915 में, तो उसी को उन्होंने प्रवासी दिवस उसको मनाया जाता है भारत में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 96। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति है? तो ये किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार? तो महात्मा गांधी जी ने सत्य का प्रयोग भी लिखा था साथियों, सत्य का प्रयोग, तो ये इन्हीं के अनुसार है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, और जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, रेगुलर करिए, 3R पर चलिए। रेगुलर, रूटीन और रिवीजन, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। अब नया नहीं पढ़िएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पढ़ चुके हैं, जिस विषय में आपको ज़्यादा पकड़ है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रश्न संख्या 97। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है साथियों वह हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ये बिहार के गवर्नर भी बने थे, बिहार के गवर्नर भी बने थे 1948 से 54 के दौरान। ठीक है साथियों। उसके बाद ये जामिया मिलिया इस्लामिया के भी कुलपति बने थे। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। जॉन डीवी का जन्म किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो जॉन डीवी का जन्म जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। और मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उनका जन्म जो है इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 99। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? शिक्षा और सिखाने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, डिजाइन, मूल्यांकन। तो ये आपका क्या नहीं होगा साथियों? तो ये डिजाइन नहीं होगा। 99 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। पाठ्यक्रम के अंदर सीखने के प्रतिफल है, अधिगम क्रिया है, डिजाइन नहीं है, मूल्यांकन भी है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों की रूपरेखा क्या कहलाती है साथियों? तो निर्धारित समय में की जाने वाली समय में विषयों की रूपरेखा। तो विषयों की रूपरेखा जैसे हमारा एक बुक है, क्या है? एक बुक है। यहाँ हम समझ सकते हैं ये हमारा बुक है, इसमें कई पाठ हैं। मान लीजिए बुक है, कई पाठ हैं। तो पहले पेज में आपका एक भाग है, तो मान लीजिए लगभग 19 से 20 पाठों का एक विषय है पाठ्यक्रम, तो उसकी विषयों की रूपरेखा। तो ये आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पाठ्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में सभी विषयों का या एक विषयों का पूरे पाठ 10, 15 या 20 पाठ हैं। और पाठ्यचर्या जो होता है साथियों वो पूरे क्रियाकलाप, जैसे विद्यालय आपका 9 बजे से शुरू हुआ और 4 बजे तक में, इसके साथ जो भी अन्य क्रियाकलाप कहते हैं जो वही पाठचर्या कहलाती है, उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। पढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक पक्ष, असंज्ञानात्मक पक्ष, सशिक्षा, ये सभी आते हैं। तो पाठ्यक्रम आपका यहाँ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। काम की दुनिया के लिए बच्चों की तैयारी, बच्चों को खुश रखना, बच्चों का समग्र विकास और सुचारू रूप से स्कूल चलना। तो पाठ्यक्रम की मुख्य चिंता क्या है? तो बच्चों का समग्र विकास। क्या? बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए। जैसे ही बच्चों का समग्र विकास होगा साथियों तो वो पारंगत हासिल करेंगे हर एक चीज़ में। तो 101 का आंसर क्या होगा? सही सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद नहीं करते पाठ्य पुस्तकों से पढ़े जाने में, पाठ्य पुस्तक समय के सब पाठों की योजना बनाने में। तो ये तो आपका सही है। सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, कक्षा में अनेक शिक्षा शास्त्रों का प्रयोग करने में। तो क्या नहीं हो जाएगा साथियों आपका? तो ये पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाने में, ये आपका हो जाएगा आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी डैश से अपनी सामग्री का चयन करता है।
स्कूल पाठ्यक्रम हमारी डैश से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो आपका परिवार, क्षेत्र, राष्ट्र, तो हमारी संस्कृति जो है उसी को लेके ये चयन करता है कि हमारे हर एक क्षेत्र में हर तरह की संस्कृति है। तो आपका 103 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह सामाजिक सहभागिता, स्कूल नेतृत्व, शिक्षकों की दक्षता, छात्रों के सीखने के प्रतिभा। तो जब स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, जैसे कोई बच्चा आया, बच्चा 6 साल का है, उसको 1 2 3 नहीं आता था, लेकिन ये सारी चीज़ आ गया, ये सैकड़ों जान गया, तो इसको अधिगम की प्राप्ति हुई और वही सीखने का प्रतिफल हो गया आपका साथियों। क्या हो जाएगा? डी। 104 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं 105। बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 1961 में हुई। और आप लोग याद रखिएगा, NCERT की स्थापना भी 1 सितंबर 1961 को ही, याद रखना, आप लोग का रिवीजन चलेगा साथियों। और SCERT की स्थापना कब हुआ? तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। SCERT की स्थापना ये आपका 1970 में हुआ, जिसका मुख्यालय महेंद्रू में है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 106 और आज का अंतिम प्रश्न। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि में एक ही व्यक्ति का अध्ययन होगा, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संख्या, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सामूहिक जब कहा जाएगा तभी सामूहिक। और व्यक्ति अध्ययन विधि कब कहा जाता है? अब जैसे कि कोई समस्यात्मक बच्चा है तो उसका उपचारात्मक विधि होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों। और जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।